मैथमेटिक्स इज़ द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। बर्थ हेलॉट ने ये बताया है, ये एक स्टेटमेंट है बर्थ हेलॉट की। तो यहाँ पे हम रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है कभी कभार इस तरीके से पूछी जाती है एग्जाम से। स्टेटमेंट कहते हैं मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। तो ये बताते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में देते हैं 2-3 जो मैथमेटिशियंस उनके नाम, तो आपने फिर वहाँ पे सही बताना है कि ये बताया किसने, ये जो स्टेटमेंट है ये दी किसने। तो आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको JK SSB और JK PSC का यहाँ पे मटेरियल मिलता है। जिस भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो NCERT के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स का जो रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर है, आम तौर पर ये जो चैप्टर है ये ख़ास करके सारे एग्ज़ामों में ये पूछा नहीं जाता इस चैप्टर के रिलेटेड। लेकिन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जो आज तक एग्ज़ाम हुए भी और जो होने वाला है कल को, तो उसमें इसका जो अच्छा जो सिलेबस रहता है, जो कम से कम 30-40% का जो रिलेशन एंड फंक्शन के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनका जो है इसमें काफ़ी हिस्सा रहता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। तो बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और दूसरे दोस्तों तक भी उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लेंगे इसकी, कि ये चैप्टर जो है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और किस किस्म की हमें इससे आशा है, उम्मीद है कि किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और किस किस्म के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और आपको ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। इसमें ज़्यादातर आपको थोड़ा बहुत समझना है और बहुत सा ज़्यादा हिस्सा आपको याद रखना पड़ता है। देखो, आमतौर पर जब मैथ की बात करते हैं तो आमतौर पर ये बताया जाता है कि इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बगैर अंडरस्टैंडिंग से नहीं आएगा। लेकिन ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, चाहे सेट की बात की जाए, फंक्शंस की, ये रिलेशन और फंक्शन की बात की जाए, तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है याद रखना। अब कंप्रोमाइज़ तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं कि याद अगर ना हो तो रहने देते हैं, नहीं, बल्कि एग्ज़ाम में जब पूछा जा रहा है तो हमें तो याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे समझना है वो मैं बता दूंगा कि ये पॉइंट आपको समझना है, समझने के बाद ही वो चीज़ें आपको आएंगी। लेकिन जहाँ पे याद रखना है तो वो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपको कम से कम 60-70% आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे। और शायद आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा और इसमें पढ़ने के बाद आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी और चैनल से या किसी और बुक से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि NCERT का 11th क्लास का ये चैप्टर है। और जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो जो क्वेश्चन हम इसके आखिर पे लेंगे तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। कहते हैं मच ऑफ मैथमेटिक्स इज़ अबाउट फाइंडिंग ए पैटर्न, ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन क्वांटिटीज़ दैट चेंज इन आवर डेली लाइफ। हमारी हालात ज़िंदगी के अंदर भी कम अक्रॉस मैनी पैटर्न दैट कैरेक्टराइज रिलेशन सच एज ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन इन मैथमेटिक्स। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बात करेंगे, आल्सो वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशनशिप सच एज नंबर m इज़ लेस देन n, उसके बीच का भी रिलेशन है। मिसाल कोई नंबर है 10 है और 11 है, तो 11 से जो 10 है वो थोड़ा छोटा है, एक नंबर छोटा है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर m है उससे और कोई n है तो m जो है वो n से थोड़ा छोटा है, तो उसको हम रिलेशन इस तरीके से हम बोल सकते। देखो, अब वहाँ पे 10 और 11 एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर उनका रिलेशन हमने बताना हो कि इसका रिलेशन, जैसे फादर मदर का रिलेशन क्या है, ठीक है, फादर मदर, ठीक है, दिखते तो वो एक लड़का है और दूसरा उसका बाप भी एक लड़का है, ठीक है, लेकिन उसका एक रिलेशन होता है, एक तालमेल रहता है। तो यही रिलेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उसकी करैक्टरिस्टिक को बयान कैसे किया जाता है। अब देख तो रहे हो, आप उस रिलेशन को देखते रहे हो, लेकिन अब उस रिलेशन को आप बयान करना है। तो बयान करने के लिए रिलेशन और फंक्शन का जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, सेट A इज़ सबसेट ऑफ B। अब सबसेट क्या है और सेट A क्या है, सेट B क्या है, ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। और सबसेट कैसे होता है ये भी थोड़ा सा समझना है,
ठीक है। और सबसेट क्या चीज़ होती है इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। इन ऑल दीज वी नोटिस दैट ए रिलेशन इन्वॉल्व पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर। और एक कुछ जिस तरीके से मैं कहूँगा कि 1 से 30 तक ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये मैंने एक लाइन बोली, तो लाइन में तो लिखा तो बहुत कुछ है या बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जब आप इस लाइन को समझेंगे तो बहुत चीज़ें आपको उसके बीच में आपको मिलेंगी। जिस तरीके से 1 से 30 तक मैंने बताया, लेकिन अब इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि मैंने इवन नेचुरल नंबर की बात की। अब देखो रिलेशन क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए और इवन 1 नहीं है बल्कि 2 है। अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा, हालांकि 1 से 30 तक तो मैंने बताया है, लेकिन जब रिलेशन पे जब इस लाइन पे ध्यान देते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इवन नंबर्स की बात हो रही है और इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आते हैं। और 1 से 30 तक हम जब बात करेंगे इवन नंबर्स की तो यहाँ पर उस तरीके से ही हमने उसका सेट बनाना है। देखो एक सेट जो है एक फ़िज़िकल चीज़ होती है और जिसे हाँ ये पढ़ेंगे आगे हम इसी चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है, आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 2 सेट्स एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इन ए पेयर। और जिन 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो उनका कंपेरिज़न का आला क्या है, उनके कंपेरिज़न का कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हो उस मेजरमेंट का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के बेस पे वो लाइन हमें ये बताती है कि इसका जो रिलेशन है वो क्या है। जब हम उस रिलेशन को समझते हैं, उस रिलेशन को पढ़ते हैं, तो हमें उस चीज़ की समझ आती है। जिस तरीके से अगर मैं कहूँगा 1 से जैसे 1 से और 1000 तक अगर हम ए सेट के अंदर तमाम प्राइम नंबर्स को लिखेंगे। देखो अब रिलेशन यहाँ पे अगर लिखना हो तो 1 से 1000 तक बहुत सारे 1000 नंबर्स आते हैं, लेकिन अब जिस लाइन की मैंने बात की, जिस रिलेशन का मैंने आपको बताया, तो उस रिलेशन से ये मालूम होता है कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही लिखना है। तो वो हमें पता चलता है उस लाइन से। जिस तरीके से अब मैंने कहा 1 से यानी 1 से 1000 तक, लेकिन 1 जो है उसी कैटेगरी में आता ही नहीं है क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है बल्कि 1 एक यूनिक नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें समझनी भी है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको याद रखने की, तो वो चीज़ आपने वहाँ पे याद भी रखनी है। इस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ना है। कहते हैं फाइनली वी विल लर्न अबाउट स्पेशल रिलेशन विच विल क्वालिफाई टू बी ए फंक्शन। और कभी कभी जब रिलेशन हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो रिलेशन एक फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता है, तो उसको भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स सिंस इट कैप्चर्स द आइडिया ऑफ ए मैथमेटिकली प्रेसाइज कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वन क्वांटिटी विद द अदर। यानी कि जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है फंक्शन वाली, ये उन तमाम ख़यालात को घेरती है, उनको पकड़ती है जो मैथमेटिकली बहुत छोटे हैं, प्रेसाइज हैं। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ हमें कंपेयर करना है, तो इस कंपैरिजन के साथ हम उसको जिस तरीके से यहाँ पे नीचे दी हुई है एग्जाम्पल, यहाँ पे हम समझेंगे कि उसका रिलेशन क्या रहता है। जिस तरीके से कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है सेट का, जैसे सेट ए है सपोज 2 कलर्स का और सेट बी है 3 ऑब्जेक्ट्स का, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो ए रेड और ब्लू 2 कलर्स हैं, ब्लू हम कह सकते हैं, बी है बी सी और एस 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। वेयर बी सी एंड एस रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर बैग कोट एंड शर्ट, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे बी सी एस रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स विल बी मेड फ्रॉम दीज 2 सेट्स। अब ये 2 सेट्स हैं, हमने अब इनकी पेयरिंग करनी है। तो अब ये देख सकते हैं कि रेड के साथ पहले 3 ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तो हम कहेंगे रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट। फिर ब्लू के साथ फिर हमने ये 3 चीज़ें हम इनको पेयर करके जोड़ सकते हैं, जैसे ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट। तो इस तरीके से हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं और नीचे पेयरिंग दी भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग इन ए वेरी ऑर्डरली मैनर वी कैन सी दैट देयर विल बी 6 डिस्टिंक्ट पेयर एज गिवन बिलो। यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेट अस रिकॉल फ्रॉम
our earlier classes that an ordered pair of elements taken from one set P and Q as a pair of elements written in small, जब ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं एंड ग्रुप टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, और उनको हम एक ख़ास तरतीब में उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, उनको हम लिखते हैं। जैसे P और Q यहाँ पे लिखा है, P बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का जो साइन है ये भी थी चीज़ें अपनी याद रखें। यहाँ पे अब समझने वाली चीज़ नहीं है कोई, जैसे सबसेट है तो किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं ये तो याद रखना है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू है, जिस तरीके से ई टाइप का होता है ये, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो है बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। और Q जो है वो बिलोंग करता है Q को। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन, और ये इससे हमें नीचे दी डेफिनेशन के बारे में मालूम होता है, ये डिफाइन करता है, ठीक है। कहते हैं गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है, तभी नॉन एम्प्टी सेट मतलब वो खाली एम्प्टी सेट नहीं है। P और Q दो, एक है P का सेट, दूसरा है Q का, और कोई ना कोई एलिमेंट P में भी है और कोई ना एलिमेंट Q में भी है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q क्या इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। और कार्टेशियन जो प्रोडक्ट हमने बताया, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इनको हम तमाम एलिमेंट्स हमने लेने हैं एक ऑर्डर्ड पेयर में, उनकी पेयरिंग करनी है, और एक तरतीब वार उसकी पेयरिंग करके हम ये बताते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो P इंटू Q है, जब उनकी हम दोनों की पेयरिंग करते हैं। और जिस तरीके से हम P सर पे Q लिखा, P और Q हमने इनका पेयरिंग की, और P बिलोंग्स टू P और Q बिलोंग्स टू Q, ठीक है। कहते हैं इफ़ आइदर P और Q इज़ ए नल सेट, नल मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन P एंड Q विल आल्सो बी एम्प्टी सेट, और P एंड Q भी एम्प्टी सेट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जब एक एलिमेंट में एक ऑर्डर, एक कहते हैं सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो हम पेयरिंग किसकी करेंगे, हम ऑर्डर किसका बनाएंगे, ठीक है। तो हम तब ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी क्या है, फाई है, मतलब नल है। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन गिवन अबव वी नोट दैट ए ज़रबे बी जो है, जैसे रेड बी रेड, इस तरीके से जो आप पर हमने लिखा, अगेन कंसिडर द टू सेट, हम और दो सेट लेते हैं। ए सेट जो है ये है, ए इज इक्वल टू DLMPKA, ठीक है। वी आर DLMPKA रिप्रेजेंट दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली। और बी हमारे पास जो सेट है जो आप देख सकते हैं 1 2 3 रिप्रेजेंटिंग कोड्स फॉर ए लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स इशूड बाय, जैसे दिल्ली के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और कर्नाटका के लिए दिए हुए हैं। इन दीज इफ़ द थ्री स्टेट्स दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका जो है वर मेकिंग कोड्स फॉर ए लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स विद द restrictions that the code begins with an element from a set A, which are the pair available from these sets and how many such pairs will be, जो है कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल सेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली के लिए पहले 1 आ सकता है, दिल्ली के लिए 2 आ सकते हैं, दिल्ली के लिए 3 भी आ सकता है, फिर मध्य प्रदेश के लिए 1 आ सकता है, मध्य प्रदेश के लिए 2 नंबर आ सकता है, मध्य प्रदेश के लिए तीसरा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी पेयरिंग की जाती है, इस तरीके से इसके आर्डर बनाए जाते हैं, और इसी को हम कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो इसको हम बताते हैं। मतलब सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स को हमने तमाम एलिमेंट्स की जब हम पेयरिंग करेंगे, ऑर्डर्ड पेयरिंग, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इट कैन इजली बी सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंस दीज 3 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सेट ए बी। This gives 9 possible codes. 9 possible codes ये देता है। Also note that the order in which these elements are paired is crucial. हर एक एलिमेंट, देखो ये मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं क्या एक पेयर को आप छोड़ दोगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, बल्कि हर एक जो पेयर है वो क्या है, क्रूशियल है, नहीं इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल द कोड DL और 1 विल नॉट बी सेम एज कोड 1 और DL। और जिस तरीके से आपने ऑर्डर्ड उनका किया है, ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली पहले लिखा था दिल्ली और फिर 01, तो फिर देखोगे 01 और दिल्ली, वो उस तरीके से हमने ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। एज ए फाइनल इलस्ट्रेशन कंसिडर द टू सेट, यानी फाइनल समझने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे हमने ऊपर MP वगैरह यहाँ पे A1 और A2 लिखेंगे, और B में B1 B2 B3 और B4 लिखेंगे। जब उनका ऑर्डर बनाएंगे तो उनका जब हम ज़रब देंगे तो किस तरीके से 8 जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर वो बनते हैं। ऊपर देखो 3 3 थे तो 3 3 9,
तो उस तरीके से भी आप मिसाल के कभी आपको सेट देंगे और आप बताएंगे कि पॉसिबल जो पेयर है वो कितने बन सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको एक सेट देंगे, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, और दूसरा सेट देंगे उसके 6 एलिमेंट्स होंगे। आपको सीधे पूछा जाता है आप बताओ इसके जो पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर, वो कितने बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इन दोनों डिजिट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एक सेट के अंदर और जितने एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर, उन जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स का आपने नंबर लिखना है कि कितने एलिमेंट है, और उन नंबर्स को ज़र्ब दे के आप ऑर्डर पेयर बता सकते हैं। हाँ, उस तरीके से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि द 8 ऑर्डर पेयर thus formed can represent the position of points in the plan if A and B are subset of the set of real numbers, and if the it is obvious that the point in the position A1 A2 will be distinct from the point in the position A2 A1। देखो B2 A1 और A2 A1 और B2 यानी कि ये दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि B2 आप पहले लिखोगे और A1 बाद में लिखोगे तो वो एक सेम रहेंगे, बल्कि नहीं, ये मुख्तलिफ होता है। और इस तरीके से हमने सिर्फ पेयरिंग नहीं करनी बल्कि ऑर्डर्ड पेयर लिखने। यहाँ पे लिखा है नीचे रिमार्क्स में, कहते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। यानी कि 2 ऑर्डर पेयर तब इक्वल हो सकते हैं जब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट दोनों सेम होंगे, और सिर्फ वो नहीं बल्कि दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो सेम है, वो इक्वल है। क्या है? सेम नहीं बल्कि इक्वल। हम कह सकते हैं कि वो दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल है। उनका एक भी एलिमेंट अगर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है। देखो इस लाइन से एक चीज़ और समझ, देखो यही चीज़ें आपने समझनी है, बाकी याद रखना है, ठीक। समझना क्या है यहाँ पे आपने, देखो इस लाइन ने ये बताया है कि अगर पहला एलिमेंट A1 है, या मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 पेयर्स हैं 10 और 11, और दूसरा भी है 10 और 11, लेकिन तब हम उनको इक्वल कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहले पेयर का पहला एलिमेंट 10 है और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट 10 है, और पहले पेयर का 11 है और दूसरे का भी 11 है, तब हम कह सकते हैं ये इक्वल है। इस केस में हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं। किस केस में? अगर 10-11 ही दोनों में पेयर्स हैं, लेकिन एक में पहले नंबर पे 10 है और दूसरे में पहले नंबर पे 11 है, और पहले में दूसरे नंबर पे 11 है और दूसरे पेयर में दूसरे नंबर पे 10 है, ठीक है। हालांकि एलिमेंट तो सेम है अंदर, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो जो है वो मिसमैच, वो गलत है, वो बेतरतीब है, तो उसको हम तब इक्वल नहीं बोल सकते। वो अनइक्वल में आएगा कि वो अनइक्वल जो है वो ऑर्डर पेयर है। ये लाइन का मतलब। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, कहते हैं इफ़ देयर आर पी एलिमेंट इन ए, अगर मिसाल पी एलिमेंट यानी कुछ भी एलिमेंट है ए के अंदर, एंड क्यू एलिमेंट इन बी, और क्यू एलिमेंट जो है वो बी के अंदर हैं, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए ज़र बी, और पी क्यू एलिमेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, उनको हमने पेयरिंग की, तो ऑर्डर्ड पेयर सारे कितने बनेंगे? 5 के 30, यानी कि दोनों जो नंबर्स हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, उन नंबर्स को हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए आर बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज़ ए ज़र बी। हाँ, अगर नॉन एम्प्टी सेट और एक ए या बी इनफाइनाइट सेट, एक में से दो में से एक इनफाइनाइट सेट, मतलब एक सेट जो है वो इनफाइनाइट है। मिसाल के तौर में मैं कहूँगा ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की कोई तादाद है ही नहीं, वो ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स और चलते बढ़ो आगे, कहाँ ख़त्म होते हैं? नहीं होते हैं ख़त्म। लेकिन जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनेगा, तो प्रोडक्ट भी ए ज़र बी के ही बराबर बनेगा, ठीक है। या मिसाल के तौर पर 3 सबसेट्स हैं, यानी कि 3 आपके पास सेट्स हैं, सबसेट नहीं मतलब सेट्स हैं, तो उनका जो पेयरिंग होगी वो किस तरीके से होगी? ए ज़र बे ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी, ए बी और सी जो बिलोंग्स टू ए, हियर ए बी सी इज कॉल्ड एज ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी यहाँ पे ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट क्यों है? ट्रिपलेट इस वजह से है क्योंकि ए सेट में भी एलिमेंट जो है वो ए बी सी हैं, दूसरे में भी ए बी सी और तीसरे में भी ए बी सी है, उस तरीके से। और ए बी सी जो बिलोंग करते हैं किसको? ए को।
तो यहाँ पे लिखा है ये ट्रिपलेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, तभी इसको बताया है इस तरीके से, क्योंकि ए ज़रब ए जब हम करेंगे, ए ज़रब ए जब हम करेंगे 3 बार, जब हम इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ए के एलिमेंट सेम ही होंगे, ए बी और सी, तो उनका जो ऑर्डर है वो ए बी सी ही बनेगा। बात समझे आप? मतलब कहने का मतलब ये है कि ए सेट कोई है, उसमें एलिमेंट ए बी सी है, ए बी सी है। तो अगर हम उन एलिमेंट्स को, उन जो हमारे पास सेट्स हैं, उनको जो हम ज़रब देंगे, मिसाल ए सेट में ए बी सी एलिमेंट, तो दूसरा सेट है हमारे पास ए और उसके भी सेम एलिमेंट्स ए बी सी, और तीसरा एलिमेंट है, दूसरा सेट है ए, उसके भी सेम एलिमेंट्स ए बी सी, जब उनकी पेयरिंग करेंगे हमारे पास पेयर एक ही आएगा, ए बी सी। बात समझे? इसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, इनको ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है। इस तरीके से पेयरिंग जब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, इफ़ x + 1 y - 2 जो है वो 3 1 के बराबर है, 3, 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप देखो यहाँ पे पता है x + 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो इक्वल होते हैं, 10 और आगे वाला जो 10 यानी a1 = a1, b2 = b2, ठीक है। ऐसे नहीं कि a1 जो है वो b2 के बराबर आएगा और b2 a1 के बराबर आएगा, ऐसा नहीं, इस तरीके से ये दिया है उसी बेस में। तो यहाँ पे x और y की आप आसानी के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से आगे है। तो अगर आपको यहाँ पे भी इतना भी यहाँ पे पता नहीं चलता, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि x + 1 जो है 3 के बराबर आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y - 2 जो है ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा है x + 1 3 के बराबर, y - 2 जो है 1 के बराबर, तो x = 3, और इस साइड का जो प्लस है वो वहाँ पे माइनस होगा, तो -1 आएगा, तो 3 में से 1 निकालते हैं तो 2 आता है, और यहाँ पे -2 इस साइड है, वहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 आएगा 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 आती है और y की वैल्यू आपके पास 3 आती है। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे कहा गया था इफ़ p जो है वो a b और c है, एक सेट है, और q जो है वो r है, एक सेट है। जब हम उनका जो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, p ज़रब q एंड q ज़रब p, देखो यहाँ पे उल्टा है, पहले p ज़रब q आपने लिखना है, तो वहाँ पे आएगा a r और b r और c r, लेकिन जब हम q ज़रब p लिखेंगे तो वहाँ आएगा r a r b और r c, उल्टा हो जाता है, उस तरीके से आपने लिखना है। तो यहाँ पे p ज़रब q जो मैंने आपको बताया a r b r और c r यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और जब q ज़रब p लिखा तो r a r b और r c जो मैंने आपको पहले बोला, ठीक है। सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर द पेयर ए आर इज़ नॉट इक्वल टू द पेयर आर ए, पहले मैंने समझा दिया था, तो वो इसके बराबर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और वी कंक्लूड दैट p ज़रब q इज़ नॉट इक्वल टू q ज़रब p, तो हम इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, इससे ये चीज़ निकल के आई है कि p ज़रब q जो है वो q ज़रब p के बराबर नहीं होता। जिस तरीके से हम ये लिखते हैं कि a ज़रब b इज़ नॉट इक्वल टू p ज़रब a, ठीक है, उल्टा उसका बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरी एग्जांपल है यहाँ पे कि लेट a जो है 1 2 3 है, b है 3 4 और c आपके पास 4 5 और 6 है। तो आपने नीचे बताना है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए हैं, आप ये देख सकते हैं कि अगर फाइंड करना नहीं आता तो पहले आप कर सकते हैं ये फाइंड, अगर आपको करना नहीं आता है तो आप इस तरीके से आप इन्हें हाँ, यहाँ पे हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे आपने देखो b जो लिखा है यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, b और इंटरसेक्शन c यहाँ पे लिखा है, जो नीचे के लिए u उठा है, उल्टा u जो है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या नंबर है, दोनों सेट में आपने याद रखना है कि इसमें कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे नीचे, लेकिन यहाँ पे पहले एग्जांपलें दी हुई हैं, उसके बाद हम उसको भी समझेंगे। तो एग्जांपल से ही अगर आपको समझ आएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो b इंटरसेक्शन, ये उल्टा जो है, ये b और c में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो ये यहाँ से समझेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए b वाला जो सेट है, b और c, देखो b वाला ये है और c वाला ये है। अब देखो यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 4 5 और 6 है, लेकिन
बी इंटरसेक्शन अगर मैं सी लिखूं तो क्या नंबर आ सकता है, वो 4 आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो 4 है। और इसको बी और सी इंटरसेक्शन बोलते हैं कि बी और सी इंटरसेक्शन जो है वो 4 है, मतलब दोनों में कौन सा एलिमेंट सेट का कॉमन, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन आप समझ गए हो। अब देखो यूनियन के बारे में भी आपको, देखो ये ऊपर वाले के लिए इसको यूनियन बोलते हैं। देखो ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये वाला जो आपके पास है, ये वाला नीचे के लिए हम इंटरसेक्शन, ये आप कॉपी के एंड पे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और यू जो है वो यूनियन होता है, UNION, ठीक है। अब देखो यूनियन क्या चीज़, इंटरसेक्शन मैंने आपको समझा दी। देखो यू उल्टा यू इंटरसेक्शन होता है, याद रखना है। यू सिंपल यू वो यूनियन होता है, याद रखना है। लेकिन आप समझने वाली बात, इंटरसेक्शन आपने समझ लिया, दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट्स कौन सा होता है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और अब यूनियन क्या चीज़ होती है, ए और बी का जो यूनियन है वो तमाम एलिमेंट्स मीन्स ए और बी का अगर मैं लिखूँगा ए यूनियन बी, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं इस तरीके से बनाऊँगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ऐसा नहीं है कि 3 को 2 बार लिखना है, बल्कि 1 2 3 और 4। हालांकि यहाँ पे 1 2 3 और 3 4 मतलब 3 जो है 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने 3 को 2 बार लिखने, बल्कि मैंने बताना है कि इन दोनों के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको मैंने लिखना है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनियन बोलते हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पे ए ज़रबे, पहले हमने इनको निकालने की कोशिश यहाँ पे कर, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है कि यहाँ पे ए ज़रबे बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ए बी इंटरसेक्शन सी आपने बताया कि ये 4 है। इसका मतलब देखो बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट है, अब इसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो 4 है, और ए के पास हमारे पास एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 2 और 3 है। तो ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, वो इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3। तो हमने अब इनका रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 4 2 4 और 3 4, और यहाँ पे भी वही चीज़ दी है 1 4 2 4 और 3 4। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ए ज़रबे बी, अब क्योंकि यहाँ पे हम ज़रूरत पड़ेगी ए ज़रबे बी की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब ए ज़रबे मैंने ऊपर आपको समझा दिया, तमाम एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर होता है वो हमने लिखना है, तो ये सिंपल सी बात है, ऊपर मैंने समझा दी, ए ज़रबे सी भी आपको पता चलेगा। अब आपने बताना यहाँ पे इंटरसेक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो ए ज़रबे बी हमने किया, फिर ए ज़रबे सी भी हमने किया, इसका इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ज़रबे सी और ए ज़रबे बी, इनमें देखना कॉमन क्या, देखो 1 और 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये कॉमन आ रहा है, और क्या है कॉमन, देखो 2 3 है कहीं, यहाँ पे 2 3 नहीं है कहीं पे भी, 2 4 है, यहाँ पे 2 4 है, देखो ये कॉमन आ गया, ये वाला कॉमन आ गया। उसके बाद 3 4 कॉमन है, देखो हाँ यहाँ 3 और 4 कॉमन, देखो यही एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखो 1 4 2 4 और 3 4 ये कॉमन आ गया। कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, देखो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बी के जो एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पे थे थोड़े से देखने पड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं ये, ठीक है। देखो बी के जो एलिमेंट्स है वो 3 और 4 हैं, और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 5 और 6 है। अब इनका यूनियन क्या आएगा, देखो यूनियन, अब यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स होते हैं 3 4 4 5 6। अब हमें 4 को हमने 2 बार नहीं लिखनी, इसका मतलब 3 4 5 6 आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूनियन है, तो 3 4 5 और 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो आता है एग्ज़ाम में, पूछे जाते हैं, और ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है इस वक्त JK SSB का, वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, थोड़े से और मज़ीद जो है वो डीप तरीके से आपको, पहले तो ये बेसिक है, बेसिक तो समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस वाले क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक सी जो इसमें आपने देखा, ये बुनियादी चीज़ें थी जो आपने समझनी है इस चैप्टर के अंदर, यानी इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट, सेट, ठीक है। ये तो बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं आपको, तो ये मुझे लगता है आ गया होगा, बाकी भी इसमें आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे P है 1 और 2, देखो अब यहाँ पे एलिमेंट जो है 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे P जो है आपके पास P ज़रबे P, 3 जो हमारे पास सेट्स हैं उनको हमने क्या करना है, उनको हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखना है। देखो यहाँ पे आप P लिखेंगे तो एक P लिखा है तो 3 लिखने हैं, P दूसरा P 1 2 आएगा, और तीसरा P भी 1 2 यहाँ पे आएगा। तो जब हम उनका सेट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, उसका 1 और उसका 1, ठीक है, आ गया ये, तो पहले आ गया ये। उसके बाद जब दूसरा हम इसका पेयर बनाते हैं तो 1, दूसरे का भी 1 और तीसरे का 2 लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे लिखा है फिर 2 1 2 और 2 इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। देखो अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 2 4 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन्हें कर सकते हैं। देखो आर जो है वो सेट होते हैं आर रियल नंबर्स का वर्ड टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर आर एंड आर 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 रिप्रेजेंट्स आपने रिप्रेजेंट करना है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। सोल्यूशन में देखेंगे कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है आर आर का रिप्रेजेंट द सेट आर सर पे आर एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई एक सेट के अंदर है जो आर सेट है और दूसरा भी आर है, उसके भी नंबर्स जो हैं वो क्या एलिमेंट्स जो हैं एक्स वाई ही हैं, which represent the coordination of all the points in 2-dimensional space and the Cartesian product of R that represent ये 3-dimensional space में दिखाते हैं, which represent the coordination of all 3 points in 3-dimensional space में दिखाते हैं। ठीक है, हाँ तो आर आर ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर आर जो सेट है ये 2-डायमेंशनल स्पेस में जो है अपने कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है बल्कि दिखाता है। और लेकिन जब हम आर 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 की बात करते हैं तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस स्पेस में किस जगह में होते हैं, वो 3-डायमेंशनल स्पेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखो ये याद रखने वाली चीज़ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और बहुत कम चीज़ें आपने इसको अंदर अपने समझनी है। आर आर याद रखना है, समझने वाली कोई बात चीज़ है नहीं इसमें। 2 कोऑर्डिनेट्स 2 सब 100 सेट्स हैं, एक आर है और दूसरा भी उसी का आर है, सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन 2 कोऑर्डिनेट्स को बताता है रिप्रेजेंट करता है। और आर 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 यानी 3 आर हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, एक आर है उसमें भी एक्स वाई एलिमेंट्स हैं, दूसरा आर है उसमें भी एक्स वाई, तीसरा आर उसमें भी एक्स वाई, लेकिन जब उनका हम क्या नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो आर 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 का तो वो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल में स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं और डायमेंशन स्पेस एक्स वाई और जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा भी है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक्स वाई 2 एक्सेस 2 वाई एक्सेस और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जो बिलोंग्स करते हैं आर के साथ। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे और एक्सरसाइज भी आपको नीचे दी हुई है। इस तरीके से इन तमाम क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे ये पूरा पहला चैप्टर है, इसमें तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने समझनी है एडवांस को लेके उससे पहले। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन आते हैं आज, ऐसा नहीं है कि इस किसी को आप सुनोगे जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या जैसे सवाल जो आ रहे हैं ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन एडवांस तक जाने के लिए ये सीढ़ी आप मिस नहीं कर सकते। ये सीढ़ी आप मिस करोगे तो एडवांस वाले क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं, क्योंकि पहले यूनियन का ही पता नहीं होगा, इंटरसेक्शन का ही पता नहीं होगा, सेट का ही पता नहीं होगा, सबसेट का ही पता नहीं होगा, तो कैसे करोगे आप वो एडवांस वाले क्वेश्चन। तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें आपको। और कभी कभार बहुत सा बेसिक सा सवाल कभी पूछा जाता है और जब आपने ये चीज़ें मिस की हुई होती हैं तो वो बेसिक सवाल आपको अब गलत कर जाते हैं, तो लगता तो है आपको बहुत आसान वहाँ पे एग्ज़ाम में, लेकिन जब आप वहाँ से गलत करके आते हैं तो आपको घर पे उसका बहुत निराशा महसूस होती है, तो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं कि ये ईजी सवाल किस तरीके से मैंने गलत करके आया हूँ। और वही अच्छे वाले क्वेश्चंस आप करके आते हैं एडवांस, क्योंकि वो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें आप छोड़ देते हो और कभी कभार वही 2-3 नंबर से आप रह जाते हो और वो नंबर्स आपको ये बुनियादी चीज़ें ना पढ़ने की वजह से नहीं कर पाते हैं आप स्कोर। तो ये बुनियादी चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी एडवांस किस्म का जो मैथ है जो आजकल पूछा जाता है उस किस्म के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, इसी को तोड़ मरोड़ के हमने करना है। बाकी हमने करना देखो यहाँ पर रिलेशन भी हम करेंगे, इसके अंदर रिलेशन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नाइस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी छोटी वीडियो बनाई जाएं ताकि आपको दिखने में भी आसानी हो और समझने में भी। ज़्यादा बोरिंग वाला चीज़ हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप ऊपर एग्जांपल के क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन आपके साथ था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, कितने आप करोगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरे पास, जेके एग्ज़ाम एकेडमी जो इस चैनल का नाम है, उसी नाम पे टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको ये तमाम PDF की शक्ल में ये मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा तो आप वहाँ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आपने जेके एग्ज़ाम एकेडमी क्लिक करना है, वहाँ पे आपको उसका लोगो भी मिल जाएगा। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शायद मैंने लिंक डाला हुआ है, तो अगर नहीं होगा तो मैं डाल दूँगा उसका लिंक, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं होगा तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि लिंक नहीं है, मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से सादे जो अभी तक हमने पढ़ा, एग्जाम्पल भी किए और एग्जाम्पल के बेस की बुनियाद पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो NCERT के जो एक्सरसाइज है क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज है और वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे आप JK SSB की बात करो, JK PSC की बात करो या
यूपीएससी की बात करो तो सबसे पहले वहाँ पे क्या बताया जाता है, वो एडवाइस दी जाती है कि इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, आप मुकम्मल पढ़ोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो फिर जाके आप एडवांस वाले क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो एडवांस पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे एनसीईआरटी को, तो उसके बाद हम एडवांस वाले क्वेश्चन जो रिलेशन फंक्शन जो बीएससी में हम पढ़ते हैं उस वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे। कभी कभार जो है एग्ज़ामिनर का दिमाग सटक जाता है, तो वो कभी कभार, हालांकि होना तो चाहिए था यही 11th-12th का ही जो मैथ जो है वहीं तक जो है उनकी लिमिट होनी चाहिए थी पेपर सेटर्स की, लेकिन कभी कभार वो एडवांस जाते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हमने उनको भी मिस नहीं करना है क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाता है और हाई मेरिट जाने के लिए हमें हर एक चीज़ को कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे हम। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, कैसी वीडियो लगी कमेंट में लिख सकते हैं, अच्छी लगी बुरी लगी, मटेरियल कैसा था। मटेरियल तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमने कोई, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो कंटेंट है बहुत बड़े एक्सपर्ट्स इसको बनाते हैं, तो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप तक ये चीज़ पहुँचाने की कि सिलेबस बहुत अच्छा, मटेरियल अच्छा है। मटेरियल तो बेशक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो बस आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। तो कमेंट में लिख सकते हैं आप, जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसकी कोशिश करेंगे हम जवाब देने की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू, इतना ही इस वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।